गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं? सभी कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे सभी। सभी अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। और आज अपन स्टार्ट कर रहे होंगे बेटा अपने थर्ड चैप्टर की अगली क्लास, जहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? धातुओं का निष्कर्षण। और धातुओं के निष्कर्षण में हम धातुओं से अयस्कों का समृद्धिकरण तक पढ़ चुके थे। इससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से कई क्लास को एक बार फास्ट स्पीड में रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद में अपन वापस अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, कल या आज या कल तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी थर्मिट प्रोसेस रह रही है, मतलब थर्मिट अभिक्रिया रह रही है भाई। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? जो रेलगाड़ी की पटरियां होती है ना, उनको जोड़ने में काम आती है बेटा थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अभी वो रह रही है। तो कल तुम्हारा चैप्टर जहां तक है खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन क्लास लेंगे किसकी? किताब वाली। उसके बाद में अपने क्वेश्चन उसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास मेरे भाई। आज की क्लास स्टार्ट करें, क्या बताएंगे सभी? क्या आज की क्लास स्टार्ट करें? क्या आज की क्लास स्टार्ट करें? तुम बोलोगे सर हाँ कर दीजिए, तो हम करने के लिए तैयार हैं। चलो, हाँ मत करो सर, मुझे पता था तुम यही कहोगे नालायक हो। देखो थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ना। चलो देखेंगे सभी। देखो भाई, चैप्टर था अपना धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय है। ठीक है, वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया बेटा? लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक। मतलब ये सारे के सारे नहीं होते। मतलब धातु जो होते हैं वे तत्व ऐसे होते हैं जो ना तो चमकीले, ना कठोर, ना आघात वर्धनीय, ना तन्य, ना ध्वनिक, ना ऊष्मा, विद्युत के सुचालक। इनमें से कुछ भी नहीं होते। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कोयला हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ये क्या है? ये ऐसी अधातुएं हैं, मतलब ये क्या है? सारी की सारी अधातुएं हैं। और अधातुएं क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में मैंने बताया था बेटा दो बात। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो उसमें पहले से विद्यमान होते हैं। चमक क्या होते हैं भाई? देखो समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है ना, रिवीजन का मतलब ये चैप्टर तो अभी जब टॉपिक तक पहुंचेंगे तब धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या रिवीजन करेंगे? क्यों रिवीजन ही कर रहे हैं पर? ठीक है, रोज करते हैं। तो देखो चमक क्या होती है भाई? धातु जो होती है शुद्ध रूप में उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। कठोरता, धातु सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। आघात वर्धनीयता, जब भी किसी धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदल दिया जाता है तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक, धातुएं जो होती है विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। जबकि अधातुएं क्या होती है? कुचालक होती है। सोनोरस क्या होता है कि जब भी कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है मेरे भाई, जब भी कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है, जब भी कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है बेटा, तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? सोनोरस कहलाता है मेरे बेटा। क्या कहलाते हैं? सोनोरस कहलाता है। अब अगला आता है तन्यता। तन्यता क्या होता है मेरे भाई? तन्यता, जब भी किसी धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है। जब भी किसी धातु को अगर खींचकर पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अगला देखेंगे अपवाद। अपवाद का मैंने मतलब बताया था बेटा कि जैसे धातु है उसमें जो जो गुण है उनके वो गुण, मतलब जैसे तो कोई चीज धातु है और वो गुण उनमें नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? अपवाद कहलाएंगे। जैसे मैंने तुम्हारे घर के में तुम्हारा उदाहरण देकर समझाया था। ठीक है, चलो नरम धातु की बात करते हैं बेटा। धातुएं कठोर होती है लेकिन ये क्या है? नरम। कौन कौन सी होती है? इनको मैंने ट्रिक से बताया था कि भाई नकली धातुएं होती है। नकली का मतलब Na, के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम, और इसका Li का मतलब क्या हो गया? लिथियम। तो नकली का मतलब NaKLi, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये क्या होती है? ऐसी धातुएं होती है बेटा जो क्या होती है? नरम होती है। इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। द्रव धातु कौन सी होती है? देखो धातु जो होती है मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये ऐसी धातु जो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी है? पारा या मरकरी, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं मेरे बेटा। विद्युत की कुचालक धातु, धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, जबकि कुछ धातुएं जो विद्युत की कुचालक होती है। जो अपवाद है बेटा वो है सीसा या लेड, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं, Pb से प्रदर्शित करते हैं। मरकरी या पारा, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातुएं जो होती है वो अधिक गलनांक और अधिक क्वथनांक वाली होती है। लेकिन कुछ धातुएं बेटा ऐसी होती है जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बेटा? कम होता है। जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या है बेटा? कम है। चमकीली अधातुएं जो होती है वो चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है बेटा जो चमकदार होती है। कठोर अधातु कौन सी हो जाएगी बेटा? हीरा हो जाएगी। अधातु कौन सी हो जाएगी? कठोर अधातु कौन सी हो जाएगी? हीरा हो जाएगी। तरल अधातु कौन सी? ब्रोमीन। और सुचालक अधातु ग्रेफाइट। तरल अधातु तो ब्रोमीन है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं बेटा जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। हथेली पर लेने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है मेरे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथी स्लाइड में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का दहन मैंने बताया था। दहन का मतलब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब भी धातुओं का दहन होता है तो जो
ऑक्सीजन होती है, धातु के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु की जल के साथ अभिक्रिया में धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अगली देखेंगे अपन। अभी जल के साथ साथ कौन सी अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ जो क्रियाशील धातु होती है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु, ये ध्यान रख लेंगे, सोडियम पोटेशियम और लिथियम नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है। गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु कौन सी है, मैग्नीशियम है। केवल भाप के साथ कौन सी है, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है, लेड हो गई, कॉपर हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या हो जाते हैं बेटा, चिपक जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कैसे चिपक जाते हैं। देखो, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये अपन ने पढ़ा था कि धातु जब भी अम्लों के साथ करती हैं तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, मैंने बताया था कि धातु जब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करती है तो एक धातु जो अपन ने काम में ली है वो क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, और धातु लवण से क्या करती है, दूसरी धातु जो कि कम क्रियाशील होती है उसको उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाती है और संगत लवण बना लेती है, संगत विलयन बना लेती है, लवण का विलयन बना लेती है, और धातु को क्या कर देती है, कम क्रियाशील धातु को अलग कर देती है। ठीक है, अगला देखेंगे अपन। हो गए भैया, सात में भी यही है, आठ में ये रहा। आठवां देखेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म बेटा। अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं बेटा। किसका निर्माण करती है, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। अधातु प्लस में ऑक्सीजन ये बनाती है अधात्विक ऑक्साइड, जिसको हम अम्लीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। मैंने बताया था इसमें ए आ गया तो ये भी क्या हो जाएगी, ये मतलब इसमें ए आता है, अधात्विक में क्या आता है, ए आता है, इसलिए अम्लीय होगी। धात्विक में नहीं आता इसलिए वो क्षारीय होंगी। ट्रिक मैंने तरीका बताया था याद करने का। ठीक है मेरे भाई, नोट में मैंने बताया कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जल में घुलकर क्या बनाते हैं, ये अम्ल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होती है, अधातुएं जो होती है अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ऐसे अम्ल हैं जो कि क्या करते हैं, अधातुओं के साथ क्रिया करते हैं। अब अगली देखो, अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, जब भी अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधात्विक क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, अधात्विक क्लोराइड बनाती है। अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में तो देखा, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है बेटा। क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि S का मतलब सल्फर है, इसकी हाइड्रोजन से भी क्रिया करें H2 से तो ये बना H2S, जिसको हम सल्फर हाइड्राइड बोलते हैं बेटा। यहाँ पे तीन चीजें मैंने बताई हैं, उत्कृष्ट गैसें जिनको अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, धातु और अधातु, धातु में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अधातुओं के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बाह्यकोश में क्या होगी, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इनके पास क्या होगा, बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। धातुओं में बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए धातु क्या करती है, विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है, जबकि अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती। और उत्कृष्ट गैसें हो या अक्रिय धातुओं, ये क्या करती है, ये कोई भी काम नहीं करती। ठीक है, ना तो ये गैसों का आदान प्रदान करती, सॉरी ये ना तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है ना इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इनके पास क्या होता है, इनका अष्टक पूरा का पूरा होता है। समझाया था मैंने, आगे देखेंगे। एनोडीकरण बताया था, एनोडीकरण क्या होती है भाई, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मतलब मोटी परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, मतलब एल्युमिनियम की शुद्ध धातु लेते हैं, शुद्ध धातु मतलब साफ धातु होती है वो। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एनोड बना लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा देते हैं, जिसमें से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से जो मतलब ऑक्सीजन होती है उसकी परत क्या हो जाती है, एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, और उसको संक्षारण से ज्यादा दिनों के लिए बचाया जा सकता है। तो एनोडीकरण की समझ में आ गई थी। इसके बाद में देखेंगे, इसमें मैंने बताया था कि इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। अब एक्वारेजिया अम्लराज या रॉयल जल, जिसको शाही जल भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, ये ताजा मिश्रण होता है, जिसमें ये सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस रेशियो में होते हैं बेटा, ये होते हैं 3:1 में। किसमें होते हैं, 3:1 में। ठीक है, और ये इतना मजबूत, इतना मतलब इतना प्रबल संक्षारक होता है कि सोने को और प्लेटिनम को भी गला सकता है। HCl और HNO3 में मैंने बताया था, जहां पे 3 है वहां पे उसके नीचे 3 नहीं आएगा, तो 3 कहां पे आएगा, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे 3 आएगा, और जहां पे 3 है वहां पे 1 आएगा। ठीक है, इस बात को इधर मैंने उल्टा करके लिख दिया था, 1:3 और 3:1 में। आगे करके देखेंगे, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी या सूची होती है बेटा, जिसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या करे, तो देखो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु थी वो कौन सी थी, वो सर हमारे पास पोटेशियम थी, और
और सबसे कम क्रियाशील कौन सी थी? सबसे कम क्रियाशील जो थी सर वो थी हमारे पास कौन सी? सोना थी, ठीक है, जिसको हम ओरम भी बोलते हैं, और ये अभी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम था नीचे की तरफ। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, पारा या मरकरी होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिसको हम नकली बोलते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? सिल्वर या कॉपर होती है। सिल्वर का मतलब चांदी और कॉपर का मतलब तांबा, तुम समझते हो ही, ठीक है। ऊष्मा की कुछ चालक लेड या शीशा लेड या शीशा होगी। विद्युत की सबसे अच्छी चालक सिल्वर या चांदी, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, कौन कौन सी? गैलियम एवं सीजियम। आगे देखेंगे आयनिक यौगिक के विद्युत संयोजक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक गुणधर्म भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये आयनिक यौगिक जो ये आयनिक यौगिक होते हैं बेटा ठोस और क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब जब इन पर चोट मारी जाती है, ये यौगिक सामान्यतः होते हैं भंगुर होते हैं, जब इन पर दाब डाला जाता है तो टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिक को गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आणविक बल पाया जाता है बेटा इनमें। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की क्या होती है? अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनमें क्या होता है बेटा? इनका गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होता है। आगे बात करेंगे बेटा 16वीं स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। घुलनशीलता की बात करेंगे तो वैद्युत संयोजक जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक, जो वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक ये जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते। अब वैद्युत चालकता की बात करें, वैद्युत चालकता का मतलब बेटा ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की जो गति होती है वो संभव नहीं हो पाती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। बेटा देखो इसमें क्या होता है? धन और ऋण आपस में क्या करते हैं? आकर्षण कर रहे थे, लेकिन जैसे इसको हम तापमान देंगे, टेम्परेचर देंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये जो आकर्षण बल था विपरीत आवेशों के बीच में, जैसे ये प्लस और ये माइनस था, ये प्लस और ये माइनस, जैसे ये प्लस और ये क्या था? माइनस, ये दोनों आपस में आकर्षण के कारण क्या हो रहे थे? बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ऊष्मा दी तो इनके पास जो बॉन्डिंग थी, इनका जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया बेटा? कम हो गया। कम होने के कारण क्या हो गए? थोड़े दूर दूर हो गए, तो इनमें क्या हो जाएगा? देखो दूर दूर हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से क्या कर लेते हैं? गति कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं, इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। 17वें में देखेंगे खनिज। मैंने बताया था खनिज क्या होते हैं भाई? पृथ्वी की भूपरपट्टी का मतलब जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसमें क्रस्ट में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं तत्व, क्या पाए जाते हैं बेटा? तत्व या यौगिक पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज विशेष रासायनिक संरचना और आंतरिक आणविक संरचना मतलब क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं, मतलब इनकी फिक्स डिजाइन होती है। क्रिस्टलीय संरचना का मतलब क्या है? कि इनकी डिजाइन क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। अयस्क की बात करें, वे खनिज जिनमें कोई धातु, देखो ये क्या है भाई? बहुमूल्य खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो वे खनिज जिनमें कोई धातु काफी मात्रा में होती है एवं इन्हें निकालना फायदेमंद होता है, इन खनिजों को क्या कहते हैं बेटा? हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, कुछ धातुएं भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। सक्रिय श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कॉपर, सोना, तांबा, चांदी आदि, ठीक है। आगे देखो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम आदि बहुत अधिक क्रियाशील होती है तथा कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी में मध्य वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील होती है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, ठीक है, आदि। ये धातुएं क्या होती हैं? प्रकृति में सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 19वीं अपन ने अयस्कों का समृद्धिकरण, ये कल अपन ने पढ़ रहे थे। देखो इसमें पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में जो भी भाई अयस्क निकाले जाते हैं खोद कर, भाई उसमें मान लो अपन ने खेत से मिट्टी खोदी, उसमें लोहा ही लोहा है, तो वो क्या हो गया अपने पास? अयस्क हो गया। तो ये अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब अयस्कों में से धातु को कैसे निकालें? तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? गैंग कहते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है बेटा? अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखो अयस्क था, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब उच्च अभिक्रियाशील जो धातु है वो गलित अवस्था में क्या करेंगे? उनका गलित अवस्था में क्या कर देंगे? विद्युत का अपघटन कर देंगे। गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? शुद्ध धातु आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है। लो नहीं दिख रहा तो ये बड़ा कर दिया, एक मिनट, क्या हो गया? देखो अब ये लो, अब दिख रहा है सभी को। चलो
मध्यम क्रियाशील धातु थी। ये क्या हो गया, कार्बोनेट का अयस्क, और ये क्या हो गया, सल्फाइड का अयस्क। ठीक है, जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उनका निस्तापन किया जाता है, जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनका भर्जन किया जाता है। मैंने बताया था सल्फाइड से याद रखेंगे सोफा, क्या याद रखेंगे बेटा, सोफा, और सोफे पे बैठे बैठे क्या करोगे तुम, भजन करोगे, तो सल्फाइड अयस्क का क्या हो जाएगा, भर्जन। तो ये क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड। इसमें से क्या करेंगे, धातु का अपचयन करेंगे और धातु का शोधन कर लेंगे, मतलब धातु को निकाल लेंगे। निम्न क्रियाशील जो धातु है वो सल्फाइड के अयस्क होती है, इनका भर्जन कर दिया जाता है, तो इनमें से धातु निकल जाती है और धातु का परिष्करण कर लिया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं थी। आज बेटा हम पढ़ रहे होंगे अब धातुओं के निष्कर्षण में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो देखेंगे भाई 20वां। 20वां क्या मतलब, 20वीं स्लाइड देखेंगे अपन। ठीक है, अब आज हेडिंग डालेंगे बेटा, सभी हेडिंग डालेंगे। अपन कहां तक पहुंच गए थे, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। लिखेंगे सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। हेडिंग डालेंगे सभी और जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई थोड़ा सा, है ना। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब लिखेंगे इसमें बेटा क्या क्या लिखेंगे हम। देखो, तो लिखेंगे बेटा हम देखो यहां पे लिखेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे यहां पे, सक्रियता श्रेणी के जो तत्व हैं वो लिखेंगे अपन। ठीक है, लिखेंगे सभी। केदारनाथ का माली। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, माली आलू जरा ठीक है, पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसमें से बीच में से क्यों हटा दिया, बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का निष्कर्षण अपन को करना नहीं है। ठीक है, और किसका, मरकरी का नहीं करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे ये जो तीन, ये जो चार, ये होती है कहाँ तक, एल्युमिनियम। देखो ठीक है, ठीक है, ये दोनों की बातें हैं। ठीक है, चलो दिख रहा है सभी को सारी चीजें सही। चलो लिखेंगे इनमें वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, ये होती है बेटा, ये कैसे निकलती हैं, ये निकलने की बात कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, निकलने की बात। एक बार लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इनको कैसे, इनको कार्बन के अपचयन के द्वारा, कार्बन के उपयोग में अपचयन द्वारा काम में लेते हैं बेटा। कल बता रहा था ना मैं, इनका अपचयन करेंगे। सर पता ही नहीं बेटा, क्यों पता रहेगा तुम्हें, पता तो मुझे रखना पड़ेगा ना। ठीक है, कार्बन के उपयोग में अपचयन द्वारा, दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख, अपचयन द्वारा। इसमें लिखेंगे प्राकृतिक रूप से
स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में, सॉरी प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाते हैं। एक मिनट लिख दिया थोड़ा सा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। देखो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, मतलब कि धातु को निकालने के कौन कौन से कर्म करने पड़ते हैं। कर्म का सर कर्म कांड नहीं, नालायक को इधर देखेंगे तुम, नालायक को क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जब इनको निकाला जाता है बेटा, इनको निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा सर? वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा। सर ये वैद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, हम नीचे से चलते आएंगे। ठीक है, नीचे से चलते आएंगे। पहले हम ये प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्र रूप से पाई जा रही है इनके निष्कर्षण की बात करेंगे, फिर ये मध्यम वाली की बात करेंगे, फिर ये ऊपर पाई जाने वाली धातुओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि अधिक क्रियाशील है और इनको कैसे निकाला जाता है, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा इनको क्या निकाला जाता है भाई, इन धातुओं को निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, या इनका शुद्धिकरण किया जाता है, ऐसे याद रख लेंगे। तो कार्बन के उपयोग में अपचयन द्वारा, कैसे भाई, कार्बन के उपयोग में अपचयन द्वारा प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये तो क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, लो एक मिनट रुकेंगे। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्र रूप प्राप्त हो जाती है, जाते हैं। ये लो, ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब देखो ये तीनों की बात कर ली अपन ने, अब हेडिंग डालेंगे बेटा, सभी सभी डालेंगे सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब हम निष्कर्षण की बात करेंगे और हेडिंग डालेंगे अगली बेटा, क्या डालेंगे, सक्रियता श्रेणी में हेडिंग डालेंगे भाई मेरे, हेडिंग डालेंगे सभी, हेडिंग डालेंगे सभी, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में देखो सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे, सक्रियता श्रेणी में नीचे लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है,
ठीक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब इसमें लिखेंगे भाई सक्रियता श्रेणी के नीचे, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं लिखेंगे, लिखेंगे भाई सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। बेटा कैसी होती हैं? कम क्रियाशील हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को 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 गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, चलो लिखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही क्या किया जा सकता है बेटा? प्राप्त किया जा सकता है। नोट डालेंगे बेटा अब। नोट डालेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे मेरे भाई। अब नोट डालेंगे, नोट लिखेंगे। नोट में पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार, सिनेबार को बोलते हैं बेटा मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। लिखेंगे पारे का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है, सिनेबार होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेटा नीचे। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, मर्क्यूरी को लिखेंगे मर्करी को, लिखेंगे मर्करी को वायु में गर्म करने पर,
लिखेंगे मरकरी को वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले, मरकरी को वायु में गर्म करने पर, मरकरी को वायु में गर्म करने पर सबसे पहले यह मर्क्यूरिक, सबसे पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या बोलते, मर्क्यूरिक सल्फर क्या बोलेंगे बताओ, मर्क्यूरिक किसमें, ऑक्साइड में, किसमें बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। मर्क्यूरी को वायु में गर्म करने पर सबसे पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। तो मर्क्यूरी को वायु में गर्म करने पर सबसे पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। मर्क्यूरी को वायु में गर्म करने पर सबसे पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तथा अधिक गर्म करने पर, बताओ गर्म करने पर क्या होता है, उपचयित या अपचयित, बताएंगे सभी, बताओ, तथा अधिक गर्म करने पर, बताएंगे सभी, बताएंगे सभी, उपचयित होगा या अपचयित होगा, देखिए बताएंगे भाई सभी। और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में, मरकरी या पारा को हम Hg बोलते हैं, मरकरी या पारा, मरकरी या पारे Hg में अपचयित हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे लिखेंगे इसमें कि वो लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे भाई समीकरण, लिखेंगे क्या, लिखेंगे बताओ क्या होगा भाई। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया था, क्या किया था भाई, गर्म किया था। मरकरी को वायु में गर्म करने पर यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तथा अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाता है भाई, बताएंगे, बताएंगे सभी, अरे भाई बताएंगे। देखो भाई अपने पास क्या है, इसका अयस्क क्या होता है, शनिवार होता है, और शनिवार को क्या बोलते हैं सर, HgS बोलते हैं। जब इसका हम क्या करते हैं, O2 से मतलब अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब दहन करवाते हैं, तो गर्म करते हैं बेटा, गर्म करने का मतलब क्या है, दहन करवाते हैं। तो मतलब शनिवार का हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बनता है बेटा अपने पास, क्या बनेगा, HgO बनेगा, प्लस में SO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, ठीक है, Hg बन गया, SO2 बन गया, लेकिन अब इधर दो करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा। पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, अगर मैं इसको दो करूंगा, इस O को दो करूंगा,
इस O को 2 करूंगा। देखो भाई संतुलित करेंगे सभी, इसको एक बार ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, संतुलित करने का ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तुम कहते हो सर बोल देखते ही नहीं हो हमारी तरफ, तो अरे नाला को देख रहा हूं, तुम पहले इस पे फोकस करो कि कोई चीज गलत ना लिखी जा सके, ठीक है ना। पूरा कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि मेरा दिमाग पूरा यहीं पे रहता है, ठीक है ना। चलो HGS हो गया, प्लस में O2 हो गया, ठीक है। अब ये किस में बदल गया, HGO में बदल गया और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब इसको संतुलित करके देखते हैं, ठीक है। तो बताओ इसको अगर मैं 4 करूं, देखे तो एक बार 4 करूं तो इसको 4 करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 ही बनाना है। अगर मैं इसको 2 बनाऊंगा तो Hg कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। S कितना हो गया, S 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 6, तो मुझे 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये लो, ये हो गई संतुलित, ठीक है मेरे भाई, हो गई संतुलित। यहाँ पे ये क्या है, 2 है बेटा, क्या है, प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो ये किस में बदल गया भाई, ये हो गया सर किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से गर्म करेंगे। चलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से गर्म करो, बताओ क्या करेंगे सर। सर यहाँ पे जो ये 2HGO है इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म के लिए मैंने डेल्टा दिखाई दिया, डेल्टा से मतलब क्या होता है, ताप दिया है। तो किस में बदल जाएगा सर, ये बदल जाएगा सर Hg में, प्लस में O2 गैस निकल जाएगी। O2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और ये Hg होगा ना बेटा, ये जो Hg होगा ये होगा लिक्विड अवस्था में, Hg होगा ये होगा लिक्विड अवस्था में, प्लस में ये जो O2 है ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। ये गैस है बेटा, ये गैस है ना, ये वाली क्या है, गैस है। ये क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। कोई दिक्कत इसमें। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से Hg मिल गया। क्या मिल गया, Hg मिल गया, ठीक है। चलो यहाँ पे इस मरकरी को हटाओ भाई, सिनेबार लिखेंगे यहाँ पे। ये मुझे शूट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, हटाओ इसको। सिनेबार लिखेंगे, सिनेबार को ही तो गर्म किया है मेरे भाई, सिनेबार को, ठीक है। सिनेबार को वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तथा अधिक गर्म करने पर किसमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में करने पर मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड होता है वो मर्क्यूरी पारे Hg में अपचयित हो जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, पूरा पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिनेबार के लिखेंगे, सिनेबार का मतलब HGS को ही तो किया है, तब जाके यहाँ से वो निकली है, ठीक है। चलो कोई नहीं, उतार लिए सभी ने, उतार लिए सभी ने। अब आगे लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे ही अभी आगे लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे बेटा, इसमें प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से। दूसरा उदाहरण लिखेंगे, तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे और इसको आगे बढ़ा लेता हूं मैं, आगे बढ़ा दिया और आगे लिख रहे हैं अपन एग्जाम्पल 2, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी इस तरीके से लिखेंगे प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में। भाई मुझे सोच सोच के लिखना पड़ता है कि कोई चीज गलत ना लिखी जा सके, ठीक है ना। तो तुम इधर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा क्या है, मतलब जैसे सोचने में टाइम लगता है, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा क्या डाइवर्ट हो जाएगा। समझाने की बातें अपन समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे प्राकृतिक रूप से, रट्टाफिकेशन मेरे पास है नहीं, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध, लिखेंगे प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को अब इसको भी कैसे निकाला जाएगा, गर्म करके निकाला जाएगा मेरे भाई। कैसे निकाला जाएगा, गर्म करके। तो क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल
उपलब्ध कॉपर को केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करके ही किससे अलग किया जा सकता है, किससे अलग किया जा सकता है भाई, इससे कॉपर सल्फाइड से किया जा सकता है। मतलब इसका अयस्क तो है ये, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करके ही इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करके ही इसके अयस्क से, इसको क्या किया जा सकता है, इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब वो ये अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, Cu2S। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, O2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, CuO बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो O यहाँ पे अगर 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा। ये लो, कॉपर कितना है बेटा, देखो यहाँ पे कॉपर कितना है 2, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब 2 कॉपर हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 बोरा तो 4, तो यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो गया 2। अब S कितना है 1 है, तो ये संतुलित हो गए मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया कॉपर सल्फाइड में हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे भाई बताओ, अब इसको भी हम क्या करेंगे, ताप देंगे, इसको भी हम क्या देंगे बेटा, ताप देंगे। अगर इसको हम ताप देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ बताओ क्या बन जाएगा सर, ताप देंगे तब वही वाली अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ से CuO है। ठीक है, जब इस Cu को हम क्या देंगे, ताप देंगे सर, ताप देंगे, ये 2CuO बना है ना, तो देखो क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे बचेगा ओनली कॉपर, कॉपर बचेगा, 2Cu बचेगा, प्लस में क्या बचेगा सर, O2 बच जाएगा सर, O2 क्या हो जाएगी, गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। देखो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, दिख रहा है सभी को, चलो देखो मेरे भाई, अब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिखा है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है मेरे भाई, देखो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती है मेरे बेटा, क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सल्फाइड हो या कोई भी हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो या कोई सा भी अयस्क हो, हम उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तित करते हैं, ऑक्साइड में इसलिए बदलना जरूरी है क्योंकि ऑक्साइड से, मतलब ऑक्साइड से धातुओं का निष्कर्षण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। धातु ऑक्साइड से धातु को निकालना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जैसे उसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन, मतलब उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने के बाद में हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट डाला है और यहाँ से प्रश्न पूछता है मेरे भाई, यहाँ से क्या पूछता है, वो प्रश्न पूछता है, इसलिए तुम भी इसके लिए स्टार लगा दोगे कि पारे का प्रमुख अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है, और सिनेबार में क्या होता है, HGS। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। मर्क्यूरिक क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। ये क्या होता है, देखो सल्फाइड का अयस्क है, ये किसका अयस्क है, सल्फाइड का अयस्क है। इसको क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। इस यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, पारे का प्रमुख अयस्क खालिस्तान होता है या पारे का प्रमुख अयस्क होता है, एबेसेदम में से दे देगा वो, तो क्या होता है बेटा, सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार होता है।
सिनेबार को वायु में गर्म करने पर, सिनेबार को जो ये HGS है इसको हमने वायु में गर्म किया मतलब ऑक्सीजन दी, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन हमको तो इस HGO से काम है बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से काम है। जब हमने इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया, ताप दिया, तो हमारे पास क्या निकलेगी मरकरी निकलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी। मतलब हमको ये पारा जो है वो शुद्ध अवस्था में हमको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे बेटा, आगे मैंने बात की है दूसरे एग्जाम्पल में कॉपर सल्फाइड की, मतलब हमको कॉपर निकालना है बेटा। क्या निकालना है? कॉपर निकालना है। तो देखो प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करके ही इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड था, हमने ऑक्सीजन दी है, यहां से क्या मिला? ये कॉपर ऑक्साइड मिला है मेरे भाई। कॉपर सल्फाइड को किस में बदला? कॉपर ऑक्साइड में बदला, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकली है। यहाँ पे क्या होगा, जो ये कॉपर ऑक्साइड है बेटा, इसको जब हमने गर्म किया तो कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। तो हमें ये कॉपर जो है वो शुद्ध अवस्था में मिल जाएगा। ये हो गई थी हमारे पास सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब हम लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। डालेंगे हेडिंग बेटा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में स्थित, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अब देखो इसमें लिखेंगे बेटा, देखो इनमें क्या होते हैं मैक्सिमम तो सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क होते हैं बेटा। सल्फाइड और किसके का अयस्क होते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। किसके अयस्क होते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क। इसलिए दो विधियां काम में ली जाती हैं जिनको हम वर्जन और निस्तापन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वर्जन और निस्तापन कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछता है वर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताइए, वर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताइए। तो लिखेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी के, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी के सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं, स्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। जैसे बताओ कौन कौन सी होती है बीच में, बताओ बीच में कौन कौन सी होती हैं? बताएंगे सभी। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। बताएंगे कौन कौन सी होती हैं? बताएंगे, लिखेंगे सर जैसे कि आयरन हो गई, आयरन को मैं लिखेंगे जिंक, आयरन जिंक। और बताओ कौन सी हो जाएगी आयरन जिंक के अलावा? सर आयरन जिंक के बाद में आप क्या लिख लो? लेड लिख लो सर। बोलो आयरन जिंक लेड आदि। ठीक है, लो ठीक है भाई। अब लिखेंगे इसमें क्या, क्या लिखेंगे? प्रकृति में यह प्राय, प्रकृति में यह प्राय
प्रकृति में देखिए, प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में ये प्रकृति में ये प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। क्या की जाती हैं बेटा? कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उनके ऑक्साइड से, ठीक है, लिखेंगे सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। लिखेंगे से प्राप्त करना से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, लिखेंगे क्या होता है? अधिक आसान होता है। लिखते जाएंगे साथ साथ मेरे भैया ना। अधिक आसान होता है, इसलिए 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 अपचयन से पहले, भाई देखो कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बताएंगे। एक मिनट भाई, कॉल है कोई। हाँ, इसलिए लिखेंगे बेटा, सॉरी भैया ना, टाइम तो वो थोड़ा, इसलिए अपचयन से पहले, इसलिए अपचयन से पहले, क्या हो गया भूल गया मैं तो। इसलिए अपचयन से पहले, एक मिनट, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं, हम्म, देखो, हाँ, इसलिए अपचयन से पहले धातु के इसलिए अपचयन से पहले धातु के बीच बीच में आ जाते हैं तो पूरा का पूरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है मेरे भाई। आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ, धातु के सल्फाइड, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को, धातु के सल्फाइड एवं धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को, कार्बोनेट को धातु के
ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, परिवर्तित किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अपन लिखेंगे भर्जन एवं निस्तापन। बेटा एक मिनट टाइम और देख लेता हूं क्या रह गया। ठीक है भाई, लिखेंगे सभी, सभी लिखते जाएंगे। मैं टाइम देख लेता हूं एक बार थोड़ा सा। 55 हो गए। चलो देखो भाई, ये चीजें समझ में आ गई ना? बताओ, देखो इसमें क्या था, सबसे पहले तो अपने नीचे नीचे की बात की, तो नीचे की जो धातुएं थी उनको हम क्या कर सकते थे, गर्म करके ही हम क्या कर सकते थे, धातु का निष्कर्षण कर सकते थे। तो हमने उनको कर ली, गर्म कर लिए भाई, उनके सिनेबार को कर लिया था, कॉपर सल्फाइड को कर लिया था। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या किया है बेटा, सक्रियता श्रेणी में जो मध्य की धातुएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम गर्म करके प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि वो हमको पता चला कि वो क्या पाई जाती हैं भाई, कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती है मध्य वाली ही, वो कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। बेटा अगर ये कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, इनका अपचयन कर लेते हैं और हम धातु को क्या कर लेते हैं बेटा, प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है जिनको हम भर्जन एवं निस्तापन कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई भर्जन। क्या डालेंगे, भर्जन। और भर्जन किसके, सल्फाइड अयस्कों के। किसकी, भर्जन किसका होगा, सल्फाइड अयस्कों का होगा। तो लिखेंगे भर्जन, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और लिखेंगे भर्जन। भर्जन में लिखेंगे मेरे भाई, भर्जन में लिखेंगे धातु के, लिखेंगे सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को, जब देखो सल्फाइड अयस्क होते हैं बेटा, सल्फाइड अयस्कों को अधिक तापमान पर, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर लिखेंगे सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सल्फाइड अयस्कों को धातु की, सॉरी, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये क्या करती हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं। लिखेंगे ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लिखेंगे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। लिखेंगे इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन कहते हैं। ठीक है ना बेटा,
क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। ठीक है, कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बेटा, जैसे ZnS हो गया, इसको हमने O2 की उपस्थिति में गर्म किया, O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर ये हमारे पास ZnO में परिवर्तित हो गया, प्लस में क्या हो गया यहाँ से S, क्या लिखेंगे, S कितना बना जाएगा, Zn है, ZnS ओ चल जाएगी। ठीक है, इसको संतुलित करेंगे, तुम क्या करोगे, इसको संतुलित, ZnS प्लस में O2, ZnS प्लस में O2, और क्या बन जाएगा ये ZnO प्लस में क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। बताओ क्या क्या हो जाएगा, चलो मुझे पता है तुमने तो कर लिया नालायक हो, ये उसी की तरह है, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तुम इसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है खुद को ही, है ना, मुझे तुम पे भरोसा है पूरा का पूरा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, खुद ही कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये तो हो गई वर्जन, दिख रहा है ना सभी को, हाँ वर्जन हो गई। ठीक है, अब लिख लेंगे बेटा निस्तापन, क्या लिखेंगे, निस्तापन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निस्तापन। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, निस्तापन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निस्तापन। और निस्तापन में क्या होगा बेटा, एक मिनट, देखो निस्तापन बेटा कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जैसे इसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वैसे ही कार्बोनेट अयस्कों को गर्म किया जाएगा। किसमें किया जाएगा बेटा, कार्बोनेट। अब यहाँ पे ओनली एक ही शब्द चेंज होगा, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो सल्फाइड को याद रखेंगे, सल्फाइड को सोफे पे करेंगे भजन, तो सल्फाइड पे क्या करेंगे, भर्जन, सल्फाइड का क्या करेंगे, भर्जन, और कार्बोनेट का क्या करेंगे, निस्तापन। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में, चलो कल इसको लिख देंगे बेटा, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में आप सभी को मैंने देखो समझाने का पूरा प्रयास किया है, और कल अपन क्या कर रहे होंगे, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाली जो धातुएं हैं उनके निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटन विधि कर रहे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम थर्मिट अभिक्रिया कर रहे होंगे। ठीक है, संक्षारण वाली अपन ने समझाई दी है, विद्युत लेपन की बात हम कर लेंगे, और चैप्टर जहां तक है कल या परसों में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम पढ़ रहे होंगे हमारी किताब का रिवीजन, उसके बाद में हम चैप्टर कौन सा चलाएंगे बेटा, चौथा चैप्टर चलाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।